हिंदी रचनाकार का खास शो उद्गार। और आज के मेहमान हैं हमारे साथ शैलेंद्र जी, जो हमें बताएंगे कि ऑनलाइन मंचों पर कैसे हिंदी को पहुंचाया जा सकता है। नमस्कार शैलेंद्र जी। नमस्कार सर। तो सर बताइए कि आजकल आप हिंदी प्रतिलिपि पे काफ़ी कुछ लिख रहे हैं जी। एक आम लड़का, एक आम लेखक कैसे हिंदी को अपने रूप को कैसे दे सकता है ऑनलाइन रूप? देखिए अभिमन्यु जी, बात यह है कि जैसा कि आपने पूछा है कि ऑनलाइन हिंदी आज इतना ज़्यादा प्रसार हो गया है इसका। एक समय था कि आदमी के लिए पुस्तक लिखना, अपनी रचनाएं प्रकाशित करवाना टेढ़ी खीर हुआ करती थी। आज के समय में ऑनलाइन मंचों की इतनी अधिकता हो गई है, और विशेष रूप से मैं हिंदी की ही बात कर रहा हूँ। ऐसा है कि अगर जब इंटरनेट आया तो लोगों ने ये कहा कि हिंदी का प्रयोग कहाँ हो रहा है, लेकिन आप आज देखिए तो हिंदी के बहुत सारे मंच ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी साहित्य पढ़ा भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है। तो आप हिंदी प्रतिलिपि पर लिख रहे हैं जी, तो आपका कैसा अनुभव रहा? हिंदी प्रतिलिपि एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, विशेषकर जो नवयुवक हैं या जो नए नए लोग लिख रहे हैं। इसकी जो सबसे अच्छी विशेषता है वो ये है कि इसमें आप अपनी रचना को स्वयं प्रकाशित कर सकते हैं। अच्छा। होता क्या है कि कई बार हम अपनी रचना को किसी भी मंच पर देते हैं, चाहे वो आपकी ऑफलाइन कोई पत्रिका हो या ऑनलाइन हो, वहाँ पर आप भेजते हैं। एडिटर्स जो होते हैं, संपादक, वो उनका चुनाव करते हैं, उसके बाद उनको अच्छी लगती है फिर उसको प्रकाशित करते हैं। प्रतिलिपि में आप स्वयं ही अपनी रचना को प्रकाशित कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा कारण है कि प्रतिलिपि ने युवाओं को आकर्षित भी किया है, और लोग बिना किसी समस्या के अपनी कविताएं, रचनाएं जो भी प्रकाशित कर लेते हैं। ऐसा देखा गया है कि लेखक जो होता है उसके पास इतना बजट नहीं होता है कि वो अपनी पुस्तकें प्रकाशित कर सके। जी। तो ऐसा कोई ऑनलाइन मंच है क्या जिस पे पुस्तकें प्रकाशित की जा हाँ, सकती बिल्कुल हैं? प्रकाशित की जा सकती है। देखिए अभी क्या है कि आपने जैसे प्रतिलिपि की बात की थी, प्रतिलिपि के अलावा और भी कई ऐप्स हैं, कई वेबसाइट हैं जहाँ पर आप लिख सकते हैं, चाहे आप फुटकर रचनाएं एक एक करके प्रकाशित कर लें, और या पुस्तक भी प्रकाशित कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। हिंदी पंक्तियाँ एक ऐप है, और ट्विटर इत्यादि पर भी ये ट्रेंड करता है। वहाँ पर अपनी कोई भी रचना है वो प्रकाशित कर सकते हैं, प्रतिलिपि पर प्रकाशित कर सकते हैं। इसके अलावा आपका खुद का मंच हिंदी रचनाकार है, वहाँ पर भी आप प्रकाशित कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि रेख्ता, हिंदवी, हिंदी काव्यालय, अभिव्यक्ति और अनुभूति, ये भी ऐसे माध्यम है जहाँ पर आप अपनी रचनाएं प्रकाशित करवा सकते हैं। अंतर बस वही है, जैसा कि मैंने कहा, प्रतिलिपि पर आप स्वयं प्रकाशित कर सकते हैं, लेकिन ये मंच जो हैं जैसे अभिव्यक्ति या अनुभूति है, आप अपनी रचना भेजेंगे और उसके बाद वो कुछ दिनों बाद जो है आपको रिप्लाई करेंगे, आपको जवाब देंगे, आपकी रचना प्रकाशित करेंगे। इस तरह होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपने पूछा है कि पुस्तक प्रकाशित करने के लिए आप प्रतिलिपि पर भी ई बुक की तरीके से अपनी रचनाओं को प्रकाशित कर सकते हैं। उन्होंने एक ऐसा कह लीजिए कि फीचर दिया है जहां पर आप संग्रह की तरीके से भाग 1, भाग 2 करके आप पूरा संग्रह बना सकते हैं। आप उसे पुस्तक का रूप दे सकते हैं। तो एक तो ये हुआ। इसके अलावा अमेज़ॉन का जो है किंडल ऐप जो है, वहाँ पर आप अपनी पुस्तक प्रकाशित कर सकते हैं, और वहाँ तो कह लीजिए कि आपको इसका बेनिफिट भी मिलता है, आपको उसकी रॉयल्टी वगैरह भी मिलती है जैसे जैसे पुस्तक आगे बढ़ती है आपकी। वैसे ये चीज़ जो मुद्रीकरण है आपका प्रतिलिपि में भी हुआ है, वहाँ पर भी इस तरह के फ़ायदे आपको मिलते हैं, तो वहाँ भी आप प्रकाशित कर सकते हैं। रेख्ता और हिंदवी पर भी ये आपको सुविधा मिलती है कि आप वहाँ भी अपनी पुस्तक को प्रकाशित कर सकते हैं। तो आम आदमी भी प्रकाशित कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल आम आदमी प्रकाशित कर सकता है, और इसके लिए कहीं से कोई विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता भी नहीं होती है। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ साइट हैं, कुछ ऐप हैं जहाँ पर कि आपको मतलब आप भेजना होता है, उसके बाद उसका एक तरीके से संपादक मूल्यांकन करते हैं, उसके बाद छपती है, लेकिन कहीं पर आप स्वयं भी प्रकाशित कर सकते हैं। पुराने साहित्यकार देखा गया है कि वो अखबार में भी छपवाना चाहते थे और पत्रिकाओं में भी छपवाना चाहते हैं, तो इसका क्या? देखिए जैसा हमने कहा ना कि बहुत सारे माध्यम हैं। अभी हमने विशेष रूप से उन ऐप्स या उन वेबसाइट की बात की जो केवल ऑनलाइन माध्यम में चलते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज
हिंदी भाषा के जितने भी राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र हैं या जो पत्रिकाएं हैं वो सब आपको ऑनलाइन उपलब्ध हैं, और वहाँ पर आप ऑनलाइन भी अपनी रचनाएं भेज सकते हैं और वहाँ पर भी प्रकाशित होंगी। जैसे आप देख लीजिए, चाहे वो दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, हिंदुस्तान हो, या साप्ताहिक हिंदुस्तान भी है। इसके अलावा आप जो बहुत बड़ी बड़ी पत्रिकाएं हमारे साहित्य के संसार में, हंस हो गया, वसुधा हो गया, वागार्थ हो गया, या जो आपका नया ज्ञानोदय हो गया, इनकी भी वेबसाइट है, और यहाँ पर भी आप पुस्तकों को पढ़ भी सकते हैं। पढ़ने जितने मंच मैंने बताया आप सब जगह पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। और पढ़ने के अलावा जो है, आपने जैसा कि प्रश्न किया, वहाँ पर भी आप अपनी रचनाएं प्रकाशित करवा सकते हैं। उनको भेजना होता है, कुछ नहीं, आप टाइप कीजिए यूनिकोड या जो भी जिस फॉन्ट में वो मांगते हैं, उसके बाद आपकी रचना प्रकाशित हो जाएगी। ऐसा देखा जा रहा है कि आजकल लोग ऑनलाइन में भी कम पढ़ना चाहते हैं और ऑडियो बुक्स का ट्रेंड्स आ गया है, जैसे कुकू एफएम है और हिंदी प्रतिलिपि का भी एफएम आया। तो ऑडियो बुक्स का क्या भविष्य देख रहे हैं आप? नहीं, ऑडियो बुक्स तो वास्तव में बड़ा ही उज्जवल भविष्य नज़र आ रहा है। देखिए क्या है ना कि एक चीज़ आपने महसूस की होगी कि कहा जाता है कि जब कोई चीज़ हम पढ़ते हैं तो कम याद रहता है, सुनते हैं तो ज़्यादा याद रहता है, अगर सुन भी दे लें, देख भी लें और पढ़ भी लें तो ज़्यादा याद रहता है। ये सब बातें एक पढ़ाई के क्षेत्र में कही जाती हैं, लेकिन आप आज देखें वेब सीरीज़, मूवीज़ सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं। तो वही कारण है कि ऑडियो बुक्स जो हैं, आदमी चुपचाप आराम कर रहा है, एक मनोरंजन का माध्यम है, आंख बंद कर लिया और अपना स्विच ऑन कर लिया, ऑडियो बुक्स चल रही है। और कई बार क्या होता है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपकी आंखों पर भी असर पड़ रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको कंफर्टेबल स्थिति में नहीं महसूस करते, आरामदायक स्थिति में। लेकिन जब ऑडियो बुक आप सुनते हैं तो आरामदायक स्थिति होती है। तो इस कारण आप ऑडियो जो एफएम है, चाहे वो कुकू एफएम के हो गया, पॉकेट एफएम, या जो आपने प्रतिलिपि का एफएम भी बताया, इसके अलावा भी कई रेडियो चैनल्स भी हैं। यहाँ तक कि मैं बताऊँ कि जो आकाशवाणी है आपका, वहाँ पर भी हवा महल या और भी उनके जो साप्ताहिक कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों का भी एक आर्काइव जो होता है, या उसका एक कह लीजिए संग्रह है, और उस संग्रह से भी आप जा कर के वहाँ पर इन चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। तो निश्चय ही इनका भविष्य उज्ज्वल है। बल्कि हो क्या रहा है कि ऑडियो बुक्स के बाद अब हर चीज़ की जो एक मूवी या वीडियो या वेब सीरीज़ बनाने की भी बात हो रही है। आप कोई कहानी लिखते हैं, उस पर वेब सीरीज़ या मूवी बनने की बातें शुरू हो जाती हैं। हिंदी जो आजकल अपना स्थान लगातार बढ़ा रही है और तीसरे स्थान पे आ चुकी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए एक चीज़ तो एकदम सही है, कहना ना चाहिए कि बहुत सारी बातें होती हैं हिंदी के प्रसार को लेकर के, बहुत सारे बातें की गई हैं। देखिए, जब कोई चीज़, कोई भी भाषा हो या किसी भी प्रकार की वस्तु हो, जब बाज़ार में आ जाती है या जब उपभोक्ता और उसके बीच की बातें हो जाती हैं, तो वहाँ चीज़ें अपने आप बढ़ती हैं। तो पहली चीज़ तो हिंदी जो है बाज़ार में भी आई है। हर क्षेत्र में आप देखोगे हिंदी ने कह लीजिए कि उपभोक्ता संस्कृति या इन चीज़ों को कहीं ना कदम ताल किया है। पहले साहित्य से जुड़ करके हिंदी रहती थी, रोजगार के क्षेत्रों में बातें की जाती थी कि हिंदी का क्या भविष्य है। लेकिन आज आप देखिए, चाहे डिजिटल क्षेत्र हो, ऑनलाइन क्षेत्र हो, ऑफलाइन क्षेत्र हो, पत्र पत्रिकाएँ हो, इतना ज़्यादा इसका प्रसार हो गया है। और जैसा आपने कहा कि तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। तीसरे स्थान पर पहुंचना ही नहीं है, गुणवत्तापूर्ण सामग्री आपको मिल रही है। आपको मैं एक एकदम नवीन और समसामयिक उदाहरण देता हूं। गीतांजलि श्री, अभी उनको बुकर पुरस्कार मिला। आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से कह लीजिए कि एक हिंदी को कभी बुकर, नोबल या इस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने कभी बात नहीं सुनी, लेकिन एक ना कि ग्लोबल हो गई है, हिंदी ग्लोबल हो रही है। तो निश्चित रूप से जो हिंदी का भविष्य बहुत ही ज़्यादा उज्जवल है। हिंदी में बोलियां का भी महत्व है, तो बोलियां को आप किस तरह देख रहे हैं आज के युग में? बोलियां, बिल्कुल देखिए, हिंदी बोलियों से ही बनी हुई है। हुआ क्या है कि हिंदी की जैसे कि लगभग 18 उपबोलियाँ हैं। तो बोलियाँ में क्या है कि भोजपुरी है ना, अभी कितना ज़्यादा इसका आप देख रहे हो, फिल्में बन रही हैं, गीत बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा भी आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ी है, या मेवाती है, राजस्थान में देख लीजिए मारवाड़ी है,
या नेपाली है, कुमाऊनी है, तो आप ब्रज भाषा को ले लीजिए। अवधी और ब्रज तो एक समय में साहित्य की मुख्य धारा में शामिल रही हैं। तो बोलियों का अपना महत्व है। और देखिए, क्षेत्रीयता को बढ़ावा मिला है, कह लीजिए कि आंचलिकता जिसे कहते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु ने जब मैला आंचल लिखा था, या आजकल भी देखिए आंचलिक उपन्यास बहुत सारे लिखे जा रहे हैं। राग दरबारी में आप आंचलिकता को देख सकते हैं, या और भी कहीं जगह अवधी बोली, या जो बोलियों का महत्व है ना, एक टच लेकर के आते हैं, एक रचना को जीवंत बना देते हैं। एक आप कह लीजिए कि चाहे वो वक्तव्य हो, कोई भी चीज़ हो, जब एक बोली में होता है ना, एक अलग प्राण प्रतिष्ठा उसमें हो जाती है। तो निश्चित तौर पर बोलियों के माध्यम से तो हिंदी को बढ़ावा मिल ही रहा है। ऐसा देखा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 7000 भाषाएं मान्यता हैं, जिनमें 1500 भाषाएं लुप्त हो चुकी हैं, जो अलग अलग देशों में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी कई लुप्त के कगार पे हैं, और भारत में भी 650 भाषाएं लुप्ति के कगार पे हैं, जो आदिवासी क्षेत्रों से आती हैं। तो एक भाषा लुप्त क्यों हो जाती है? हमने अभी कहा ना आपसे कि बाजार की भाषा या बाजार की चीज़ें बन जाना। हो क्या रहा है कि आप देखिए, संस्कृत की बात कर लीजिए। संस्कृत क्या लगता है कि लुप्त नहीं हो रही है, लेकिन जो अभी कुछ साल पहले है, राज्यपाल दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि संस्कृत पढ़कर क्या करोगे आप? शादी विवाह करवाओगे या फिर क्या करोगे? क्या भविष्य संस्कृत? तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि वो जो भाषा होती है वो रोजगार की भाषा होनी चाहिए। रोजगार की भाषा होनी चाहिए, आम जनमानस से जुड़ करके चलनी चाहिए। जब किसी चीज़ का प्रयोग नहीं होगा या प्रयोग का स्तर इस ढंग का होगा, कहने मतलब काम की चीज़ नहीं होगी, काम काज ही नहीं होगी, तो निश्चित तौर पर उसका कहीं ना कहीं पतन होगा ही होगा। आप छोटी बात लीजिए कि विज्ञान का एक सिद्धांत है, अवशेषी अंग। जिन अंगों का हम प्रयोग नहीं करते हैं वो चीज़ें धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं। तो प्रयोग की बात है। और हो क्या रहा, जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ, आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी किस तरीके से प्रसार किया। हम अंग्रेजी से अधिकतर चुनौती महसूस करते रहे हैं, और हिंदी ही नहीं बल्कि अन्य भाषाओं ने भी चुनौती महसूस की है। तो का क्या कारण है? क्योंकि अंग्रेजी ने विश्व व्यापक स्तर पर अपनी पहचान बनाई और हर जगह प्रयोग में आती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो वहाँ पर मुख्य कार्यकारी भाषा है। तो होता क्या है कि जब काम में चीज़ आएगी तो वो रहेगी, और जब काम में नहीं है तो धीरे धीरे लुप्त होंगी। इसका संरक्षण करने की ज़रूर आवश्यकता है। अभी देखा गया था कि 1916 में रविन्द्रनाथ ठाकुर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था, जो गैर यूरोपियन थे। उसके बाद नोबेल पुरस्कार हिंदी भाषा में नहीं मिला है। तो आप कैसे देखते हैं कि आगे वाले जो सालों में हिंदी को नोबेल पुरस्कार मिल सकता है? देखिए, नोबेल पुरस्कार मिलने के पीछे कुछ तो मुझे तकनीकी समस्याएं भी दिखाई देती हैं। क्या ऐसा फिर ऐसे हमारे लेखक जो हैं, बड़े लेखक, क्या ऐसा लेख नहीं लिख पा रहे हैं जो उस लेवल का हो? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आप आज नहीं, आप प्रेमचंद का साहित्य उठाकर पढ़िए। उस समय उन्होंने जो लिखा था विश्व स्तरीय था, और आज भी बहुत सारे लेखक हैं जो कि विश्व स्तरीय रचना कर रहे हैं। लेकिन हमने कहा, एक तो ग्लोबलाइजेशन का चीज़, और दूसरी चीज़ है ना कि भाषा का भी फ़र्क पड़ता है, और कहीं ना कहीं भाषा का भेदभाव भी स्पष्ट होता है। क्योंकि हिंदी जिस ढंग से अपनी पहचान विश्व स्तर पर बना जरूर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदी का, अभी जैसे गीतांजलि श्री को जो पुरस्कार मिला, तो उनका वो तो अनुवाद था। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ, उसका अनुवाद किया गया था। तो एक ये प्रभाव रहता है, एक ये कारण भी रहता है कि, लेकिन एक चीज़ और है, जिस ढंग से हिंदी बढ़ रही है ना, आप देखेंगे कि आने वाले समय, अभी अनुवाद को मिला है, लेकिन आने वाले समय देखिए कहीं कहीं पर तो ये शर्त ही होती है कि वो अंग्रेजी का उपन्यास होना चाहिए, है ना। तो जब अंग्रेजी का उपन्यास होना चाहिए तब तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं है कि उसे कुछ मिलेगा। लेकिन चूँकि जैसे नोबेल की बात की, तो वहाँ तो किसी भी भाषा का आपको मिलेगा। तो आप देखेंगे आने वाले समय में, चूँकि विश्व स्तर पर स्वीकार्यता मिल रही है हिंदी को, जब स्वीकार्यता मिलेगी तो चीज़ें बढ़ेंगी। और रही बात कि लेखक लिख नहीं पा रहे हैं, इस चीज़ से मैं सहमत नहीं हूँ। बहुत सारा साहित्य ऐसा है कि पढ़ करके आप दंग रह जाएंगे। तो नोबेल मिलेगा, आप कहते हैं कि आगे आने वाले समय में मिलना चाहिए? नहीं, मैं तो आश्वस्त हूँ। ठीक है, हो सकता है अभी निकट भविष्य में थोड़ा सा चीज़ें ना हो पाए, लेकिन पूरी तरीके से आश्वस्त है कि तो किस विधा में मिलना चाहिए हिंदी के
नोबेल पुरस्कार? नहीं, देखिए विधा का क्या है, वो तो रचना पर ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि आपका क्या मतलब भाव है, शिल्प है, तो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि आजकल जो कह लीजिए आजकल क्या शुरुआत से भी लेकर के देखिए कि कहानी और उपन्यास सबसे ज़्यादा कह लीजिए कि प्रसिद्ध या कह लीजिए कि लोकप्रिय विधाएं रही हैं। लोग पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मेरा मानना है कि उपन्यास या कहानी में आना चाहिए। बाकी तो कविता में भी लोगों को मिला है और भी चीज़ों में, आलोचना में भी तो मिल सकता है, लेकिन मेरा विश्वास मतलब मुझे जो लगता है कि उपन्यास में मिलना चाहिए। डिजिटल क्रांति के बीच में आप हिंदी को किस तरह देख रहे हैं आगे आने वाले सालों में? अभी तक हमारी जो भी बातचीत हुई है उससे तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि हिंदी का क्या स्थिति है। और रही बात कि आने वाले समय में, मैं आपको बताऊं कि कोर्स में शामिल है, पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति, उसमें बीए के स्तर पर, स्नातक स्तर पर जो पाठ्यक्रम बनाया गया है उसमें कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के माध्यम से मतलब एक पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया है। आपको जो भी प्लेटफार्म्स हैं, चाहे फेसबुक पेज बनाना है, ट्विटर है, यूट्यूब है या इंस्टाग्राम, जितने भी आपके प्लेटफार्म्स हैं जहाँ पर सोशल मीडिया के हों या जो साहित्य से संबंधित हैं, सभी जगह पे जो रोज़गार और साहित्य दोनों ही तरीके से जो कह लीजिए कि आजकल लोकप्रियता में है, ट्रेंड्स में है, सभी जगह जो है पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी क्या उपयोगिता है और इसका भविष्य कहाँ है। जब उसे एक सिखाया जा रहा है, ठीक है, जब छात्र सीख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि चीज़ें कहाँ जा सकती हैं। आज रोजगार के क्षेत्र में चाहे वो विज्ञापन का क्षेत्र हो, चाहे लेखन का क्षेत्र हो, है ना, कोई भी क्षेत्र हो, तो सीधी बात है कि आगे जा रही चीज़ें तो साहित्य में भी आगे जाएंगी। आपका लेखकों और जो युवा लेखक हैं उनके लिए क्या संदेश होगा हमारे माध्यम से? देखिए, संदेश की जहाँ तक बात है, मैं सिर्फ एक बात कहूँगा। आपने लेखकों की बात की, युवा लेखकों की बात की है। एक चीज़ ये होती है कि प्रतिभा जो है जन्मजात होती है, एक तो ये होता है, और उसके बाद फिर अभ्यास के माध्यम से भी चीज़ों को बढ़ाया जाता है। लेकिन नए और युवा लेखक जो हैं, एक चीज़ आपने सुनी होगी कि जैसे अंग्रेजी बोलना है तो कहते हैं हेजिटेशन होता है ना, हमें संकोच होता है, हम बोल नहीं पाते हैं। हम लिख भी लेते हैं, हमारे अंदर प्रतिभा होती है, लेकिन हम लिखना नहीं चाह रहे हैं या हम लिखने में संकोच कर रहे हैं, या हमारे लिए प्रेरणा शक्ति नहीं होती है। कहाँ से लिखें? मैं उनसे बस यही कहूँगा कि आप लिखिए, कुछ भी लिखिए। आपके जीवन में जो कुछ घट रहा, कई बार लगता है कि स्तरीय नहीं है, क्या नहीं है, इस सब की चिंता छोड़ दीजिए। आप बस लिखिए। आपके जीवन में जो घटित हो रहा है वो लिखिए, दूसरों के जीवन में जो घटित हो रहा है वो लिखिए। कोई भी कल्पना, कोई भी फिक्शन, कुछ भी आप लिखिए। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि कई जगह आप स्वयं प्रकाशित कर सकते हैं, प्रकाशित कीजिए। वहाँ पर आपको पता चलेगा कि आप किस स्तर का लिख रहे हैं, आपको कितना लोग पसंद कर रहे हैं, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जिसको लिखना होता है उसे कहीं ना कहीं अपनी क्षमताओं का ज्ञान होता भी है, और अगर इसके अतिरिक्त आप सलाह ले सकते हैं। आप आपके आसपास जो भी शिक्षक हैं, जो भी लेखक हैं, साहित्यकार, उनसे मिलिए और उनसे आप सलाह ले सकते हैं। मैं एक बात और कहूँगा कि आप हिंदी रचनाकार के माध्यम से, हमारे माध्यम से, कहीं से भी आप हमारा नंबर ले लीजिए, आप सलाह लीजिए, पूछिए कि क्या है। आपने समय दिया हमारे लिए, ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, धन्यवाद।